श्रोताओं, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ प्रोफेसर शालिनी त्रिपाठी जी हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आ चुकी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो नवजात हैं उनमें कुछ खतरे की घंटियां हो सकती हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। वो क्या है, इसके बारे में एक्सपर्ट एडवाइस के लिए मैडम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनको उसके अभिभावक को देखना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल जो है बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में सही साबित है, क्योंकि जो आपने सवाल किया है कि डेंजर साइंस ऑफ द न्यूबॉर्न, डेंजर साइन इसलिए जानने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी जो है उसके अंदर सिम्टम्स बहुत ही नॉन टिपिकल हो सकते हैं। ना वो बोल सकता है, ना अपनी परेशानी बता सकता है, और वो कभी कभी इसके कारण पेरेंट्स जो होते हैं समझने में देर कर देते हैं और डॉक्टर के यहाँ जाते जाते देर हो जाती है। तो इसमें 5 से 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर इंसान को ये पता होने चाहिए जिनके भी घर में छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है। पहला है कि जो बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है वो दूध पीना बंद कर दे और किसी भी तरह से एक्टिविटी उसकी कम हो जाए, जिसको हम लोग लिथार्जी कहते हैं। और अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है। दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है सांस लेने में उसको दिक्कत होना। तो सांस लेने में 2 प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जिसको निमोनिया के नाम से लोग जानते हैं बीमारी में आम भाषा में। तो उसमें यह है कि बच्चे की सांस या तो बहुत ज्यादा चल रही हो, जिसको आम भाषा में पांजर चलना भी बोलते हैं कई बार, जिसमें कि बच्चे की पसलियां जो हैं चल रही हैं, या फिर कभी कभी बच्चा बहुत ही गहरी जिसे कहते हैं गैस्पिंग टाइप की ब्रीदिंग बहुत ही एफर्ट के साथ ले रहा है। तो इस समय में ऐसा भी कई बार देखा हो जाता है कि बच्चे के होंठ भी नीले होते हैं। तो इस समय बच्चे को बहुत जल्दी उसको उपचार की जरूरत है, जिसमें ऑक्सीजन देने की जरूरत है, उसको गर्माहट देने की जरूरत है। तीसरा डेंजर साइन जो होता है वो होता है हमारा कि बच्चे का पेट जो है उसका जो सेंट्रल हाइपोथर्मिया कह सकते हैं, या बच्चे को हाइपोथर्मिया, मतलब कि बच्चा बीमार इतना है कि पहले तो ऐसा होता है कि जब बच्चा बीमारी शुरू होती है तो पैर और हाथ तो उसके ठंडे होते हैं, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते उसका पेट भी ठंडा होने लगता है। लेकिन अगर आप फील करें कि उसका पेट जो है वो ठंडा है और साथ में बच्चा सुस्त भी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जबकि आपको बच्चे को ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चे बहुत सोते हैं, काफी घंटे की उनकी जो नींद होती है, तो क्या उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या वो ठीक से सो नहीं रहा है तो ये भी एक तरह का एक खतरे का चिन्ह हो सकता है? देखिए, बच्चे का माँ के दूध के पीने के बाद में लगभग 1.5 से 2 घंटा सोना बहुत जरूरी है। ये बताता है बच्चा की एक तो बच्चा जो फीड ले रहा है बहुत एडिक्वेट है उसके लिए, वो पर्याप्त है और उसका पेट भर रहा है और वो ठीक से सो रहा है। दूसरा, एक बच्चा हो सकता है कि जो कभी कभी बच्चे रोते बहुत ज्यादा हैं, कि बच्चा कभी कभी मदर होती है, वो सुबह आती है ओपीडी में, पूरी रात बच्चा रो रहा है। जो बच्चा सही से अभी दूध पी रहा था और वो भूख के मारे रोता था और फिर जब माँ दूध पकड़ाती थी तो वो पकड़ के पी लेता था, उसको कहते हैं कंसोलेबल क्राई। अगर कोई बच्चा रोए ही जा रहा है और किसी भी तरह से माँ के दूध पकड़ाने पे भी नहीं चुप हो रहा, तो ये एक प्रकार का झटका हो सकता है। तो इसे हम लोग सीजर क्राई कहते हैं। और जो ये क्राई होती है इसमें खासियत होती है कि बहुत ही पतली आवाज में रोता है, और कभी कभी इस तरह के बच्चों में दिमाग में मेनिंजाइटिस के का भी सूचक हो सकता है। तो इसको सीरियसली लेना है कि अगर बच्चा दूध नहीं पकड़ रहा है, रोए ही चला जा रहा है, किसी भी प्रकार से नहीं चुप हो रहा, तो इसको अगर एक्सपर्ट को आप ले जाएंगे तो ये अर्ली आपकी बच्चे में बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी और उसके सही होने के चांसेस बहुत हैं। तो ये एक प्रकार का न्यूबॉर्न में सीजर हो सकता है या झटका हो सकता है। मैडम, जब बच्चे पैदा होते हैं तो अक्सर उनके चेहरे पर कुछ पीलापन, येलोइश कलर होता है, तो ये भी क्या खतरे का चिन्ह है? यस, देखिए, जो ये पीलापन होता है थोड़ा चेहरे पे या फिर ऊपर चेस्ट तक हो सकता है, जो सारे बच्चों को होता है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है नवजात शिशु में। तो अगर ये पैरों पे आ गया, पेट पे आ गया, उसके बाद पैरों में आ गया और फिर तलवों में आ गया, तो अगर तलवे और बच्चे के हाथ जो है, गदेलियां और तलवे ये पीले हैं, तो बिलिरुबिन जो है वो 18 मिलीग्राम तक हो सकता है। तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाके बच्चे को फोटोथेरेपी या हो सकता है इसका ब्लड भी बदलना पड़ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेंजर साइन होता है जी। जब बच्चा बीमार होता है तो ऐसा कहते हैं कि बच्चे को दूध कम किया जाना चाहिए, वो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो या चाहे अन्य प्रकार की फीडिंग हो, तो इसमें क्या सत्यता है? क्या वाकई दूध कम कर देना चाहिए उसका? नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो, ब्रेस्ट फीडिंग में फीडिंग एक वर्ड है, उसमें फीडिंग के बियॉन्ड
बहुत कुछ है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन के बियॉन्ड, जिसके अंदर एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स हैं, बच्चे को इंटेलेक्चुअल ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे उसका ब्रेन का भी ग्रोथ होगा, आगे के बहुत सारे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, मदर बेबी की बॉन्डिंग होगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं कि अरे ज्यादा टट्टियां लग गई हैं तो आप दूध कम कर दीजिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट अब खत्म ही हो चुका है। बड़े बच्चों में भी आपको अब कहते हैं कि खाना तो आपको खिलाना ही है, क्योंकि बच्चा आपका बीमार है तो माँ का दूध तो आपको पिलाना ही है। ये एक भ्रांति है, कृपया अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहिए। अच्छा मैडम, जिन माओं को किसी भी कारण से दूध नहीं उतर रहा है जी, तो वो क्या बॉटल फीडिंग है वो करा सकती हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, बॉटल फीडिंग इज अ बिग नो। जो आपका फॉर्मूला मिल्क या आप किसी भी जानवर का मिल्क देंगे, उसका ब्रेस्ट मिल्क के आगे कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी भी माएँ देख रही हैं कि रीलैक्टेशन की कोई एज नहीं है। और मिल्क ऐसा है कि अगर 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का, 3 महीने का, और एक्सपर्ट्स तो बहुत ज्यादा दिनों तक भी जिनका दूध सूख गया है उनके अंदर कहते हैं मिल्क हो जाता है। तो पहली बात तो बॉटल जो होती है, अगर आप उसको नहीं स्टेराइल करके पिलाएंगे तो उससे डायरिया ही होएगा, क्योंकि उस पर मक्खी बैठेगी और फिर आप पिला देंगे। तो बॉटल को तो हम लोग कहते ही नहीं है, कटोरी चम्मच में एक्सप्रेस करके आपको पिलाना है। तो चाहे कितना भी आप महंगा फॉर्मूला ले लेंगे, ब्रेस्ट मिल्क से वो मुकाबला नहीं कर सकता है। और जो ये भ्रांति है कि ब्रेस्ट फीडिंग करा के मेरी शेप खराब हो जाएगी, वो निकालनी पड़ेगी। एंड मदर्स जो हैं इनफैक्ट ज्यादा फिट हो सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद में उनका वेट लॉस भी अच्छे से हो जाता है और उनको भी कई सारे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स मदर में नहीं होते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव होता है। बहुत सारी मदर्स जो अपना दूध पिलाती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से बच जाती हैं। मैम, बरसात का मौसम में बहुत सारे संक्रामक रोग फैलते हैं, तो जो इस बरसात के मौसम में बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी माओं के लिए, उनके अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? इस समय जो बच्चे हैं, बरसात सबके लिए यही है प्रिकॉशन कि हर बच्चा जो है पैदा होने के बाद में उसको इधर उधर आप दूर करेंगे तो संक्रामक रोग लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ को ये पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद में उनका बच्चा उनके सीधे उनके एब्डोमेन पे डिलीवर किया जाएगा और सीधे उसके माँ के साथ में ही रखा जाएगा। तो अब पॉलिसी चेंज हो रही है, हेल्थ पॉलिसी में बड़ा चेंज आया है कि बच्चे को और माँ को 0 सेपरेशन है। माँ बच्चा अलग ही नहीं करना है। कॉर्ड से लगा हुआ बच्चा 1 मिनट तक माँ के पेट पे लिटा दिया जाएगा ताकि उसको एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाए, और 1 से 3 मिनट के अंतराल के बाद में नाल काटी जाएगी। फिर बच्चे को एक गर्म कपड़े से पोंछ दिया जाएगा और दूसरे गर्म कपड़े में माँ के साथ में वहीं पे बेड में ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दिया जाएगा। और ये बात हमें नॉर्मल ही नहीं, सिजेरियन में भी करनी है। ये एक नॉर्मल तरह का प्रसव हो रहा है। ये नहीं फील करिए कि अरे बच्चे को वार्मर पे नहीं ले गए, वहां नहीं गए, इंजेक्शन नहीं लगा। आपका बच्चा आपके साथ रहना चाहिए, इसे गोल्डन आवर कहते हैं। और सब बच्चों को पैदा होते ही उनकी माँ का दूध मिलना चाहिए। यूपी में ये आंकड़ा 100 में से सिर्फ 20 बच्चों को 1 घंटे के अंदर माँ का दूध मिल पाता है। पूरे देश में 40% है ये आंकड़ा। और अगर इस आंकड़े को हमने बढ़ा दिया तो हम लोग अपने न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट को डायरेक्टली 1/5 रिड्यूस कर पाएंगे। अब मदर न्यूबॉर्न आईसीयू बन रहे हैं, MNCU, जहाँ पे बच्चे का वार्मर वाला बेड होगा, चाहे बीमार भी बच्चा हो, CPAP लगा हुआ है, और बच्चे का और मम्मी का बेड वो बगल बगल रखा जाएगा, क्योंकि माँ जो है वो बहुत दूर बहुत परेशान होती है। अगर वो सामने देख रही है कि हाँ मेरे बच्चे की केयर की जा रही है, दोनों जने साथ में है, और परिवार के लिए भी इजी हो जाएगा। 4-5 चीजें हैं, 0 सेपरेशन, फैमिली पार्टिसिपेटरी, की मदर जो है नर्सेस के बिना मदर से हम लोग काम करवाते हैं कि अगर आईसीयू में आपका बच्चा है तो माँ से बड़ी नर्स कौन होगी। तो ये नए जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल एक पुराना समय से पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जिसमें पहले हम कहते थे माँ को दूर रखिए, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब वही कहा जा रहा है कि माँ का फ्लोरा बच्चे के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसकी नाल जो है माता से अलग कर दी जाती है, पर उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है, तो क्या ये भी एक खतरनाक सिचुएशन आगे चलकर बच्चे के लिए हो सकती है? कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कुछ सूजन आ जाए? हाँ, अगर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आपने कुछ भी अप्लाई किया तो बच्चे को उससे संक्रमण लग सकता है। तो इसमें जो है न्यूबॉर्न केयर में एक्चुअली अब आ रहा है कि लेस इज मोर, कि आप जो है ये लगा दें, ये दवाई लगा दें, ये क्रीम लगा दें। बट कई जगह तो हमने देखा हुआ है बहुत ही अजीब अजीब चीजें भी गाँव में उसमें लगा देते हैं। तो नाल पे आपको कुछ नहीं लगाना है, एक्चुअली नहीं करना है। जितनी हम चीजें किया करते थे वो कम करनी है बेबी के साथ में, नेचुरली उसको करना होता है। तो उस पर कोई स्पिरिट, कोई ऑइंटमेंट कुछ नहीं लगाना है। हाँ, अगर उसके अंदर
क्लैंप उसका लूज हो गया है तो आपको उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और अगर नाल के ऊपर उसका सफाई नहीं करी गई और उसमें पस आ रहा है तो ये बच्चे के संक्रमण का, सेप्सिस का फोकस हो सकता है और उसके बाद बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो फिर ये डेंजर साइन है, तो तुरंत उसको ले जाना है कि यदि अगर दूध ना पिए तो आ जाइएगा, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम हुई थी इसलिए। डॉक्टर साहब, WHO भी मानता है कि जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हों, और भारत जैसे देशों में जिस तरह के सिजेरियन सी सेक्शंस हो रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो इस पर अक्सर चिंता व्यक्त करती हैं। तो जो नॉर्मल जो बर्थ है और जो सी सेक्शन है, तो दोनों में जो बच्चे पैदा होते हैं तो क्या बीमारियों से लड़ने में कुछ अंतर होता है? जैसे कि आपने बताया कि वी आर गोइंग टू आवर रूट्स, जिस तरह हम पहले थे, अब एक जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था, उसी तरह से इस चीजें हो रही है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि दोनों के मोड ऑफ डिलीवरी से रोगों से लड़ने की क्षमता में इसका कोई संबंध नहीं है, बट दोनों चीजों के बड़े स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। तो अगर डॉक्टर इंडिकेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंटीनेटल केयर बहुत अच्छी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत हायर एफ्लुएंट कंट्रीज में या एरियाज में कहते हैं कि हमें सिजेरियन ही कराना है, हमें दर्द नहीं चाहिए। तो जो सिजेरियन के वाले बच्चों में कभी कभी क्या होता है, सांस फूल सकती है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे में स्क्वीजिंग इफेक्ट हो जाता है, तो बच्चे के अंदर सांस की दिक्कतें होने के चांसेस कम होते हैं। बट इसमें डॉक्टर की राय माननी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। चलते चलते जैसे लगातार शोध होते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं और वो जनमानस को मिलते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी जागरूकता की कमी है। तो कैसे माएँ खुद को तैयार करें? 9 महीने गर्भ में बेटा या बेटी रहती है, तो किस तरह अपने ज्ञान को, अपने इस तरह की स्किल्स हैं उनको ब्रशअप करें? तो इसके बारे में आपकी क्या इंसाइट है? देखिए, ये बात तो है कि हम लोग पेरिफेरीज में जो भी सप्लाई होती हैं चीज़ों की, सर्विसेज, वो दूर होती हैं। लेकिन एक और भी बात है कि जो हमारे पास इतना मीडिया अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके ही प्रोग्राम्स हैं, सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ये सारी बातें दूर दराज तक लोग सुनते हैं। तो लोगों को बहुत सिलेक्टिव मीडिया यूज करना चाहिए और बहुत ही अपने कॉन्फिडेंस के साथ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैसेजेस को इधर उधर भेजना चाहिए। अननेसेसरी जो है चीजों को सुन के और अफवाहों को फॉलो करना जो है वो एक बहुत प्रॉब्लम को जन्म दे देता है। और खासकर जो मदर्स होती हैं उनसे मुझे ये कहना है कि जब बेबी जो है पेट में ही होता है तो जैसे प्रॉपर एंटीनेटल केयर हो गया, अपनी डाइट का ध्यान देना, क्योंकि जो 1000 डेज में से जो पेरीपार्टम पीरियड है, मतलब 22 हफ्ते से लेके इधर के जो है 1 महीने तक, ये पूरा पीरियड जो होता है वो एक्चुअली बच्चे का डिसाइड करता है। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं कि बच्चा जो है वो खुश तब होगा जब माँ जो है वो हेल्दी होगी, तो उसका जो शुरुआत हो गया है पूरा वो भ्रूण से ही हो जाता है। तो एक्चुअली जो न्यूट्रिशन है प्रेग्नेंट लेडीज का, तो उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करानी चाहिए। और अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको थोड़े से बड़े सेंटर पे, जैसे मेडिकल कॉलेज के लेवल पे आके वहां पे डिलीवरी करानी चाहिए, बल्कि ये सोचे कि डिलीवर होके हम बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। और इन यूट्रो माँ के साथ में आप ट्रांसफर होके आ गए, वहां डिलीवरी कराई और वहीं पे बच्चे के लिए फैसिलिटी हो, तो बच्चे का सर्वाइव करना ज्यादा आसान है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय को बहुत ही सरल तरीके से हमारे श्रोताओं के बीच आप ले गई। जो नई जानकारियां आ रही हैं, नए ज्ञान है, उसको भी आपने हमारे श्रोताओं को बताया। निश्चित तौर पर इससे हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।